पढ़ रहे बेटा जी हम यहाँ पर अध्याय श्वसन और गैसों का विनिमय, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो है वो है श्वसन की क्रियाविधि, है ना। देखिए श्वसन का एक भाग था श्वासन, ब्रीदिंग, और श्वासन जो था वो दो भागों से बना हुआ है। कौन कौन सा? सांस खींचना यानी वायु खींचना और वायु छोड़ना। वायु खींचने को हम क्या बोलते हैं? अंतः श्वासन या अंतः श्वसन भी बोल देते हैं, और वायु छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? निश्वसन बोलते हैं, एक्सपीरेशन। तो ये दोनों क्रिया विधि जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्त? इस तरीके से श्वासन श्वसन में क्या फर्क था, श्वसन के अंग कौन से थे, मानव श्वसन तंत्र किससे बना हुआ है ना। श्वसन मार्ग पूरा पढ़ लिया था, फिर उसके बाद फेफड़े पढ़ लिए थे हमने पिछले लेक्चर में, फिर फेफड़े एक जाल में थे, वो जाल पढ़ लिया था, याद आ रहा है आपको? ये वाला पूरा समझ में आ गया था, ठीक है। फिर श्वसन के चरण मैंने आपको बता दिए थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है श्वसन की क्रिया विधि, कि श्वसन जो होता है वो किस तरीके से होता है, या श्वसन ना बोलकर श्वासन बोलूंगा मैं, अभी बार बार श्वसन बोल रहा हूं। श्वासन की क्रिया विधि, श्वासन यानी ब्रीदिंग, श्वासन यानी ब्रीदिंग, ठीक है जी। श्वासन यानी ब्रीदिंग देखने वाले, सांस, यही वही भाई, यही ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ब्रीदिंग देखने वाले, ठीक है। तो ब्रीदिंग में मैंने जानबूझ के पीछे किया था, मैंने कहा मैं देख लूं कहीं मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी है, और मैंने लिख दी थी ब्रीदिंग। इतना हिंदी मीडियम में पढ़ा के हमारी खुद की अंग्रेजी की अस्तेसी हो गई है कसम से। ब्रीदिंग की क्रिया विधि यानी श्वासन की क्रिया विधि। श्वसन, नॉट श्वसन, श्वासन। श्वासन दो चरणों से मिलकर बना होता है। वायु को खींचना, अंतः श्वासन, अंतः श्वसन, है ना, जिसमें हम वायुमंडल में जो वायु है उसको अंदर खींचते हैं, और दूसरा है निश्वसन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो फेफड़ों में जो हमारे वायु है उसको बाहर निकाल देते हैं। सिंपल, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्पिरेशन, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरेशन। एक है इंस्पिरेशन और एक है एक्सपीरेशन, ठीक है। सो अब ये दोनों कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। ये जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं ये सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले यहां पर इधर लिख देता हूं इंस्पिरेशन, आराम से समझना, तसल्ली से समझना, और एक्सपीरेशन। ये तो समझ में आ गया ना, इंस्पिरेशन का मतलब सांस खींचना, वायु खींचना, और एक्सपीरेशन मतलब छोड़ना। देखिएगा इंस्पिरेशन में मान लो ये मेरा फेफड़े हैं, जस्ट इमेजिन ये मेरे फेफड़े हैं और ये वायुमंडल है। आप क्या करना चाहते हो? फेफड़ों में वायु को, इंस्पिरेशन में वायुमंडल से गैसों को क्या करना चाहते हो? दिमाग लगाओ सर, सीधी सी बात है। इंस्पिरेशन में क्या होगा? जब हम सांस लेंगे तो वायुमंडल में जो वायु है वो कहां जाएगी? सर फेफड़ों में जाएगी। मैंने कहा यस। और इधर क्या करना चाहते हो? इसका उल्टा करना चाहते हैं, बिल्कुल। क्या? जो फेफड़े जो हैं उन फेफड़ों से वायु को निकालकर वायुमंडल में डालना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सीधी सी बात। यहां पर आप फेफड़ों में से, यहां पर आप जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों से जो वायु है उसको बाहर निकालेंगे, और यहां पर अंदर डालेंगे। अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं,
वायु कौन सी विधि से जाने वाली है, जरा सोचिए। गैसेस का एक्सचेंज मैंने आपको बताया है कौन सी विधि से होता है, दिमाग लगाओ। गैसेस का एक्सचेंज जो होता है, वायु का जो आदान प्रदान जो होता है, वो कौन सी विधि से होता है? विसरण ना? हाँ जी सर, विसरण। और विसरण जो होता है, सामान्य विसरण जो होता है, वो निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय मतलब जब कोई चीज अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाती है, यही होता है ना? हाँ सर। अब मुझे बता, अगर इंस्पिरेशन में वायु जो है वो वायुमंडल से होकर फेफड़ों में जा रही है, तो वायु की सांद्रता या गैसों की सांद्रता कहां ज्यादा होगी? इस कंडीशन में यहां पर गैसों की सांद्रता यहां पर ज्यादा होगी कि यहां? सोच, गैस यहां से यहां जाने वाली है, तो जहां से जहां जाने वाली है यहां से यहां जाएगी, तो यहां गैसों की सांद्रता कम होगी, यहां ज्यादा होगी। अब जरा सोच, जहां सांद्रता ज्यादा है यानी ज्यादा गैसें हैं, तो उनका दाब भी तो ज्यादा होगा। सोच, कोई चीज एक जगह पर बहुत सारी है तो वो दाब भी तो ज्यादा लगाएगी, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर गैसों का दाब ज्यादा है और यहां पर गैसों का दाब कम है। बोलूंगा, सोच, गैसों का दाब कम है। सोच, उच्च दाब से निम्न दाब में जाएगी, यारे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाएगी। इतनी सी बात पल्ले पड़ गई। अब इधर सोच, अब भाई तू यहां से यहां गैस छोड़ने वाला है, फेफड़ों से गैसों को निकालकर वायुमंडल में छोड़ने वाला है। जैसे मैं देख, मेरे अंदर से बाहर जब मैंने निकाली तो अंदर मेरे वायु का दाब ज्यादा होगा कि कम होगा? अंदर ज्यादा है तभी तो बाहर निकल रही है। यानी इस कंडीशन में यहां वायु का दाब क्या होगा? ज्यादा। या वायु या गैसों का दाब क्या होगा? सर, गैसों का दाब ज्यादा होगा और यहां पर इस कंडीशन में गैसों का दाब कम होगा। ठीक है, ठीक है। यहां पर दाब ज्यादा है, यहां पर दाब कम है। उच्च दाब से निम्न दाब में चली गई, उच्च दाब से निम्न दाब में आ गई। चलो सर, इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई, मीनिंग समझ में आ गया। चलो, अब दूसरा प्रश्न ये आएगा, सर ये तो चीज समझ में आ गई, अब ये बताइए, ये सबसे पहले हम किसकी फेफड़ों में गैसों का दाब क्या होगा? कम होगा। वायुमंडल में गैसों का दाब ज्यादा होगा। यहां ज्यादा है गैस, यहां कम है, तो उच्च दाब से निम्न दाब में आएगी तो हम बोलेंगे हमने वायु खींच ली। डन। यहां पर इस कंडीशन में वायु का दाब ज्यादा हो गया, कंपैरेटिवली बाहर इतना नहीं था, इतनी ज्यादा वायु का दाब हो गया, गैसों का दाब हो गया, तो ये गैस अंदर से बाहर निकल जाएंगी, निकल गई बाहर। अब बात आ रही है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इंस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, यानी अंत्य श्वसन पढ़ रहे हैं। अब यहां पर जब हम अंत्य श्वसन की बात करेंगे बेटा, तो आप मुझे बताएंगे आप अंत्य श्वसन में क्या करना चाहते हैं? सर, वायु को खींचना चाहते हैं। वायु अंदर जाने वाली है, हमारे अंदर जाने वाली है। कब जाएगी? जब हमारे फेफड़ों में गैसों का दाब कम होगा। यही होएगा ना? वायु हमारे अंदर कब जाएगी? वायुमंडल से फेफड़ों में, वायुमंडल से फेफड़ों में गैस कब जाएगी? जब फेफड़ों में वायु का या गैसों का दाब कम होगा। अब बात आ रही है दाब कम कैसे हो जाएगा, कैसे यहां पर गैसों का दाब कम हो जाएगा? मैंने कहा छोड़ इन सारी चीजों को, मैं तेरे से एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं। देख दोस्त, देख बेटा, तेरे पास एक कमरा है, बहुत सिंपल तरीके से मैं एक प्रश्न पूछूंगा। तेरे पास एक कमरा है, मान ले ये कमरा है, एक रूम है, एक और रूम है, तेरे पास 2 रूम है। ठीक है, अब
रूम में तूने इमेजिन कर, इस रूम में बेटा तूने मान लेते हैं 50 बच्चे बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 बच्चे तूने यहाँ पर बैठा दिए इस रूम में। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, यहां पर इस रूम का आयतन छोटा हो गया, अब बच्चों को भिज कर बैठना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ओहो, इतने भिच के बैठ रहे हैं कि कुछ दीवारों पर दाब लगाएंगे। हमसे नहीं बैठा जा रहा, मम्मी हमको इस स्कूल से बाहर निकालो, यहाँ पर रूम छोटे छोटे हैं। इसको और सिंपल तरीके से बोलते हैं, भाई एक स्कूल है, स्कूल बहुत बड़ा है, इसके जो स्कूल के कमरे जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं। ये बेचारा छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसके कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। बच्चे यहाँ 50 थे, बच्चे यहाँ 50 थे, कहाँ भिच के बैठे हैं यहाँ पर, हैं एक दूसरे से भिच के बैठे, दीवारों पर दाब लगा रहे। किस पर? हे भगवान ये दीवार टूट क्यों नहीं जाती, हैं बोल रहे हे भगवान ये दीवार टूट क्यों नहीं जा रही है, हमसे नहीं बैठा जा रहा, गर्मी हो रही है बहुत भयंकर है, तो दीवारों पर दाब लगाएंगे। हाँ सर। अब जरा सोचिए, आराम से खुले बैठे, क्या ये दीवारों पर दाब लगाएंगे, वॉल्स पर हैं दाब लगाएंगे कि दीवारें बड़ी हो जाओ, हमें और जगह चाहिए? नहीं ना। इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब मुझे बताइए, यहां पर दाब अंदर कौन लगा रहा है? दीवारों पर। इस वाली कंडीशन में अंतः दाब लगेगा कि इस वाली कंडीशन में अंतः दाब लगेगा? सर इस वाली कंडीशन में अंतः दाब लगेगा, इस वाली कंडीशन में क्या लगेगा? अंतः दाब लगेगा। हाँ सर, अंदर की तरफ अंदर दाब है, अंदर की तरफ क्या लग रहा है सर? दाब लग रहा है। हाँ सर, अंदर दाब लग रहा है। हाँ, यहां पर नहीं। ठीक है, अब इतनी सी बात अगर तुमको समझ में आ गई है तो सोच, यहां पर अंदर दाब कम है, यहां पर अंदर बच्चों का दाब ज्यादा था। फील कर, यहां पर चल, यहां पर 100 बच्चे बैठा दे, 100 में भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से खुले बैठ रहे। यहां तो 100 बैठा, सारे के सारे दाब लगाएंगे, पसीने टप 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 हो रहे हैं, यानी यहां पर अंतः दाब क्या है? ज्यादा है। और यहां पर अंतः दाब क्या है? सर यहां पर अंतः दाब कम है, बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, अब मुझे बता तेरे को क्या करना था। यहां पर देख, इंस्पिरेशन में तुमको फेफड़ों के अंदर अगर वायु चाहिए बाहर से, तो बाहर से वायु फेफड़ों में कब आएगी? जब फेफड़ों के अंदर गैसों का दाब कम होगा। अब इमेजिन कर, ये तेरे फेफड़े हैं, ये दोनों कमरे जो है फेफड़े, मान लीजिए फेफड़ा है, ये भी फेफड़ा है, लंग्स है। अब इमेजिन कर, ये भी लंग्स है, ये भी लंग्स है। अब इनमें से कौन सी कंडीशन में लंग्स के अंदर गैसों का दाब कम है? सर इस वाली कंडीशन में गैसों का दाब कम होएगा और इस वाली कंडीशन में गैसों का दाब ज्यादा होएगा। तो प्रभु हमें बताइए, अगर आपको वायुमंडल से अंदर, फेफड़ों के अंदर गैसों को पहुंचाना है, तो फेफड़ों का आकार आप बड़ा करेंगे कि छोटा करेंगे? दिमाग लगाइए, आप फेफड़ों का आकार बड़ा करेंगे कि छोटा करेंगे? सोचो, आपके सामने है सारी की सारी कंडीशन। सोचो, आप फेफड़ों को बड़ा करेंगे तभी वायु अंदर आएगी, या फेफड़ों को छोटा करेंगे
तभी वायु बाहर जाएगी। सोच, अगर तुमने फेफड़ों को बड़ा कर दिया तो अंदर अंदर ये देखिए फेफड़ा, ये पूरा काले रंग का तेरे को एक फेफड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये फैल गया, फेफड़ा फैल गया, फेफड़े का आयतन बड़ा हो गया, फेफड़ा बड़ा हो गया है। कौन बड़ा हो गया? ये हमारे लंग्स फैल गए हैं, बड़े हो गए। जब ये फैल जाएंगे तो अंदर अंदर सोच, अंदर गैसों का दाब कम नहीं हो जाएगा? हमको यही तो चाहिए था, अंदर गैसों का दाब कम हो जाए है। अब यहां पर सोच, अंदर गैसों का दाब ज्यादा है। हाँ सर, अंदर गैसों का दाब ज्यादा है। हाँ सर, यहाँ पर दूर दूर गैसों के कण है। हाँ, अंदर दाब कम है। बाहर से किससे? वायुमंडल से। इतना कम हो गया कि वायुमंडल की गैस जो है अब अंदर आ जाएगी। लो जी, आ जाते हैं। अंदर कम हो गया है तो उच्च से निम्न दाब में चले जाते हैं। यहाँ पर अंदर उच्च दाब है, चलो उच्च से कहां जाएंगे? निम्न में जाएंगे। खत्म, मीनिंग खत्म। समझ में आ गया? सो कुल मिलाकर अगर आपको इंस्पिरेशन करना है बेटा, क्या करना है? अगर आपको इंस्पिरेशन करना है, अंतः श्वसन करना है, तो आपको फेफड़ों के अंदर गैसों का दाब कम करना पड़ेगा और उसको कम करने के लिए आपको फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना पड़ेगा। क्या 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 सर? अब आजा पढ़ते हैं क्या? इंस्पिरेशन। अंतः श्वसन। क्या बोल रहे हैं अंतः श्वसन में? कि अंतः श्वसन अगर कराना है, अगर अंतः श्वसन कराना है, क्या कराना है? अंतः श्वसन कराना है बेटा। अगर अंतः श्वसन कराना है तो क्या क्या करना पड़ेगा सर? फेफड़े जो है, फेफड़ों में गैसों का दाब जो है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। पहली बात क्या करना पड़ेगा? हमारे जो फेफड़े हैं उनमें गैसों का जो दाब है उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, फेफड़े जो है, हमारे फेफड़े जो है उनके अंदर गैसों का दाब कम करना पड़ेगा अगर वायु अंदर लानी है। और फेफड़ों के अंदर वायु का दाब कम कैसे हो जाएगा? जब फेफड़े फैल जाएंगे। अब ये दाब कम कैसे हो जाएगा? ये दाब कम कैसे हो जाएगा? जब फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा। डन। यानी कुल मिलाकर हमने फेफड़ों को फैलाना है। फेफड़े जो है फैलेंगे। अब यहां तक तो समझ में आ गया सर, फेफड़े फैल जाएंगे, अंदर अंदर जो गैसें हैं उनका दाब कम हो जाएगा। जब अंदर भाई फेफड़े फैल गए, फेफड़े फैल गई, ये गैसों के कण एक दूसरे से दूर दूर हो गए, दाब कम हो गया। दाब अंदर कम हो गया, वायुमंडल में ज्यादा है तो बाहर से वायुमंडल से गैस अंदर आ जाएगी। खत्म है। इतनी सी बात तो सर समझ में आ गई। लेकिन अब ये तो बताइए, ये आयतन आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको फेफड़ों का आयतन बढ़ाना पड़ेगा, फेफड़ों को फैलाना पड़ेगा, है ना? कैसे फैलाएं? कैसे फैलाएं? अब मुझे बताइए कि आपको पिछला लेक्चर याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि फेफड़े जो होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपको याद आ रहा है? हमारे फेफड़े स्पंजी होते हैं। याद आ रहा है? बताया था। हाँ सर, किसी रीजन से बताया होगा स्पंजी होते हैं। आपको याद है हमारे फेफड़े एक गुहा में थे जिसका नाम था वक्षीय गुहा, जिसमें एक पिंजरा था। याद आ रहा है? जो आगे उरोस्थी से, पीछे मेरुदंड से, साइड में पसलियों से, और ऊपर जो था वो क्लैविकल से, नीचे जो था वो डायाफ्राम से ढका हुआ था ना हमारे फेफड़े, है ना? स्पंजी थे ना। अब जरा सोच, ये जो वक्षीय पंजर जो था, या ये जो वक्षीय गुहा जो है, अगर ये बढ़ जाए, सोच यहां पर क्लैविकल जो है, उरोस्थी जो है, ये थोड़ी सी आगे आ जाए, है? आ जाए, ये आगे आ जाए, पसलियां थोड़ी सी फैल जाए, ठीक है? पसलियां फैल जाए, उरोस्थी थोड़ी सी आगे आ जाए, तो क्या ये पिंजरा, ये जो पिंजरा जो है थोड़ा सा फैल जाएगा, है? जरा सोच, अगर जो वक्षीय पिंजरा जो है
वक्षीय पिंजरा जो है अगर वो फैल जाए, है वक्षीय पिंजरा जो था, याद आ रहा है आपको? आगे की तरफ कौन थी? उरोस्थी थी। पीछे की तरफ कौन थी? आपकी मेरुदंड थी। क्या निकली थी यहां से? पसलियां निकली थी, हैं? जरा सोच, ये जो पिंजरा जो है, ये पिंजरा जो है, अगर ये पिंजरा थोड़ा सा फैल जाए तो अंदर कौन है इसके? फेफड़े। तो फेफड़े नहीं फैल जाएंगे, हैं? तो आपको फेफड़ों को फैलाना नहीं है। अरे भाई साहब, आपको फेफड़ों का आयतन जो है उसको बढ़ाना है, फेफड़ों को फैलाना है। अब फेफड़ों को कैसे फैलाएं भाई साहब? तो फेफड़े जिसके अंदर फिट हैं, अगर मैं उसको फैला दूं, फेफड़े जिसके अंदर फिट है अगर मैं उसको फैला दूं तो फेफड़े नहीं फैल जाएंगे। चलो इसको एक सिंपल सी बात से देखते हैं। मान ली एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स था और इस बॉक्स के अंदर मैंने ये गुब्बारा था इतना बड़ा, इस बॉक्स के अंदर मैंने इस गुब्बारे को डालने की कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से ये डल गई। ये बॉल है, बड़ी मुश्किल से ऐसे चिपका के मतलब घुसेड़ दी है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब जरा सोच, क्या ये बॉल का आकार छोटा हो गया है? बड़ी मुश्किल से निचोड़ पीस के ऐसे डाल दी। अब इमेजिन कर, अगर ये बॉक्स थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये बॉल भी तो बढ़ जाएगी ना, उसको जगह मिल जाएगी फैलने के लिए बॉल को वापस से। हाँ सर, इस बॉल को वापस से जगह मिल जाएगी फैलने के लिए। बस वही है कि आपके जो फेफड़े जो है वो एक पिंजरे के अंदर बंद है, अगर पिंजरा फैलेगा तो फेफड़े भी फैलेंगे। डन? मीनिंग समझ में आया कि अगर ये जो वक्षीय जाल जो था, अगर ये जाल जो है ये फैलेगा तो इसके अंदर जो फेफड़े हैं वो भी तो फैलेंगे ना। यानी कुल मिलाकर आपको फेफड़ों को फैलाना है, और फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सर, हम जो हमारा वक्षीय पिंजरा जो है हमें उसको फैलाना पड़ेगा। वक्षीय पिंजरा अगर फैलेगा इट मीन्स वक्षीय गुहा, जो खाली जगह है वक्षीय गुहा, वो फैल गई। चाहे वक्षीय पिंजरा बोलूं यानी वक्ष में पिंजरा जिसके अंदर खाली जगह है, जिसके अंदर फेफड़े हैं, अगर ये पिंजरा फैलेगा तो खाली जगह बढ़ जाएगी, खाली जगह बढ़ जाएगी तो फेफड़े भी तो बढ़ जाएंगे। देख दोस्त, वापस से देख, ये है वक्षीय पिंजरा। कौन है ये? वक्षीय पिंजरा है, जिसके अंदर खाली जगह कौन है? वक्षीय गुहा है, जिसके अंदर ये माले फेफड़े हैं। कौन है ये? फेफड़े। जस्ट इमेजिन, है नहीं ऐसे, सिर्फ समझाने के लिए। कौन है ये? फेफड़े हैं। ऐसे दिखाता हूं, ये कौन है? फेफड़े हैं, ठीक है। अब मैंने बोला अगर ये वक्षीय जाल बड़ा हो जाएगा, अगर ये वक्षीय पिंजरा बढ़ जाएगा तो हमारे जो फेफड़े हैं वो स्पंजी है, उनको और जगह मिल जाएगी फैलने के लिए। ले गुरु, हो गया, हमारे फेफड़े फैल चुके हैं, खत्म। इतनी सी बात। अब इतनी सी बात अगर तुमको समझ में आ गई है कि हमारे फेफड़े जो हैं फैल गए हैं, इतनी सी बात अगर तुमको पल्ले पड़ गई है, तो हमें क्या करना है भाई साहब? हमें फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना है। अब फेफड़ों के आयतन को बढ़ाने के लिए हमें वक्षीय पिंजरे को फैलाना पड़ेगा, है ना। यानी पसलियों को थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे हूं, दिख रहा है? ऐसे थी, ऐसे हो जाएगा, इतना, ठीक है। यानी पसलियां फैल रही हैं, जाल बढ़ रहा है, हो रहा है ना, यानी ये पिंजरा फैल रहा है। अब बात आ रही है, सर ये पिंजरा फैलेगा कैसे? ठीक है, और अगर ये फैलेगा तो अंदर जो फेफड़े हैं वो तो आगे और पीछे से फैलेंगे, नीचे से कैसे फैलेंगे, है ना। तो दो कंडीशन है, देख, कुल मिलाकर फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना है। और फेफड़ों का आयतन हम कैसे बढ़ाते हैं? दो तरीके से। एक तो फेफड़ों को आगे और पीछे से बढ़ाते, आगे से बढ़ाया, पीछे से बढ़ाया और नीचे से बढ़ाया। नीचे से कैसे बढ़ा देते? इधर देखना, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इधर देख, ये हमारे फेफड़े हैं,
ठीक है सर। अब ये हमारे फेफड़े किसके ऊपर टिके हुए थे, आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है? डायाफ्राम। सामान्य आकृति जो होती है डायाफ्राम की वो गुंबद होती है। नॉर्मल शेप जो होती है वो कैसी होती है? गुंबद होती है। बेटा ये डायाफ्राम जो होता है, ये डायाफ्राम बना होता है किसका? मांसपेशियों का। किसका बना होता है डायाफ्राम? किसका बना होता है? पेशी का बना होता है, मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। कौन? डायाफ्राम। ये डायाफ्राम किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। किसका गुरु? मांसपेशियों का बना होता है। और मांसपेशियों की खासियत क्या होती है? सिकुड़ने की। ये मेरी इस तरीके से हाथ है, अभी यहां पर मांसपेशियां सिकुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। अब मैंने हाथ को ऐसे किया तो यहां पर मांसपेशियां सिकुड़ गई। मांसपेशियां जब सिकुड़ रही है तो ये वाला भाग अपनी तरफ खींच रही है, आजा आजा, है ना। यानी मांसपेशियों का काम क्या होता है? सिकुड़ना। सामान्य कंडीशन में ये डायाफ्राम की सामान्य आकृति है। कैसी होती है सामान्य आकृति? गुंबद होती है। कैसी होती है? गुंबद आकृति होती है, डोम शेप होती है, आप जानते हैं। अब अगर इस डायाफ्राम में जो मांसपेशियां हैं अभी सामान्य आकृति है, यानी अभी सिकुड़ी हुई नहीं है, अगर ये डायाफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ जाए, सिकुड़ गई, जैसे ये सिकुड़ जाएंगी ये डायाफ्राम हो जाएगा चपटा। जी हाँ, डायाफ्राम कैसा हो जाएगा सर? चपटा। अब आप मुझे बताएं डायाफ्राम कैसा हो गया सर? चपटा हो गया। ये चपटा कब होएगा? जब डायाफ्राम की पेशियां, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? ये जो डायाफ्राम जो है, इस डायाफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। डायाफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ गई। जैसे डायाफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, सिकुड़ते ही ये कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। अब मुझे बता, क्या इस कंडीशन में जरा सोच, ये जो हमारे फेफड़े जो थे इनको और जगह मिल गई कि नहीं मिल गई फैलने के लिए? बताओ, सोचो। क्या यहां से यहां आपको लंग्स का यानी फेफड़ों का आयतन बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। यहां इस फेफड़े को इस फेफड़े से तुलना कर, क्या यहां से यहां फेफड़ों का आयतन नहीं बढ़ रहा? वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। तो हमको तो वॉल्यूम बढ़ाना है, लेकिन इस कंडीशन में हमने कैसे बढ़ाया? हमने डायाफ्राम को चपटा कर दिया। नॉर्मल आकृति डोम थी, गुंबद थी, जैसे चपटा हुआ तो फेफड़े नीचे आ गए ना। अब जरा सोच, इस कंडीशन में फेफड़े आगे पीछे बढ़े हैं कि नीचे से आयतन बढ़ा है? मतलब नीचे से फैले हैं कि आगे पीछे से फैले? सब नीचे से फैले। तो हमें तो कुल मिलाकर भाई साहब फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना था। दो तरीके थे, जिसमें से एक तरीका मैंने अभी आपको बता दिया है, दूसरे नंबर का। क्या? डायाफ्राम को चपटा कर दो। डायाफ्राम को क्या कर दो? चपटा कर दो। डायाफ्राम को अगर आप चपटा कर दोगे, डायाफ्राम को अगर आप चपटा कर दोगे तो आपके फेफड़े लटक जाएंगे, नीचे हो जाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। अब जरा सोचिए, डायाफ्राम चपटा होने से फेफड़े नीचे से बढ़े हैं ना, नीचे बढ़ गए ना। हमें तो आगे और पीछे भी तो फुलाना है भाई। आप गुब्बारे को अगर फुलाएंगे तो नीचे से फुलाएंगे कि आगे पीछे दाएं बाएं सारी जगह से फुलाएंगे? सारी जगह से ना। आपने इस फेफड़े को नीचे से बढ़ा दिया, नीचे से लटका दिया है। अब आगे और पीछे से भी तो फुलाना है ना, आयतन बढ़ाना। तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस वक्षीय पिंजरा जो है ना, इस वक्षीय पिंजरे को फैलाएंगे। अब ये वक्षीय पिंजरा कैसे फैलेगा, आइए कुछ बातें करते हैं यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे मैं चीज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि ये हमारे कोर्स में सिर्फ एक वर्ड दे रखा है, पूरा बता भी नहीं रखा है हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन इसको समझते हैं। देखिएगा, अंतरा परशुक स्थल, इंटर कोस्टल स्पेस, एक
एक वर्ड दिया हुआ है, अंतरा परशुक स्थल इंटरकोस्टल स्पेस। एक वर्ड दिया हुआ है, अंतरा परशुक मांसपेशी इंटर कोस्टल मसल। देखिए यहां पर दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अंतरा परशुक मांसपेशी को हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, अंतरा परशुक स्थल को हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। सर जी ये क्या है? मैंने कहा देख इधर ध्यान से देख, मैं इस तरीके से खड़ा हूं, इस तरीके से खड़ा हूं, तो आगे की तरफ कौन सी हड्डी थी? उरोस्थी थी। पीछे की तरफ कौन थी? मेरुदंड थी, हमारी रीढ़ की हड्डी थी। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी थी। हाँ सर। साइड से कौन निकला था? कौन निकले थे? ठीक है, ये तो हमने ऐसे, अगर मैं खड़ा हूं तो ये वाला डायग्राम ऐसे है। अगर यही मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं सामने, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं यही लिखूंगा सामने से। सामने से अगर आप मेरे को देखेंगे तो मेरी सामने से कौन सी हड्डी दिखाई देगी? ये वाली, है ना। ठीक है, ये कौन है? उरोस्थी। इस उरोस्थी से इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से कौन जाकर पीछे जाकर जुड़ रही होगी? जरा सोचिए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सारी जाकर पीछे किससे जुड़ रही है? रीढ़ की हड्डी से जाकर जुड़ रही है। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। चलिए चलो और बना देते हैं भाई साहब, ये लो। ओके ठीक है, ऐसे ही होएगा, पीछे रीढ़ की हड्डी होगी, उससे जाकर जुड़ रही है। अब इधर देखना, दो पसलियों के बीच की ये जो खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये दिस एरिया इज कॉल्ड अंतरा परशुक स्थल या अंतरा परशुक क्षेत्र। स्थल बोल दीजिए या क्षेत्र कह दीजिए। अंतरा परशुक क्षेत्र या अंतरा परशुक स्थल जो है वो एरिया है, वो क्षेत्र है जो दो पसलियों के बीच में मिलता है। ठीक है, लिखूं यहां पर, ये समझ में आ गया। दो पसलियों के बीच क्षेत्र जो होता है, दो पसलियों के बीच जो क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरा परशुक क्षेत्र बोलते हैं। ओके सर। अब ये जो अंतरा परशुक क्षेत्र है, इसमें अगर कोई मांसपेशियां यहां पर मिलेंगी, इसमें कोई मांसपेशियां यहां पर मिलेंगी बेटा, तो अब आप मुझे बताएं, इस क्षेत्र में जो मांसपेशियां यहां पर मिलेंगी, उन मांसपेशियों को मैं क्या बोलूंगा? सर इन मांसपेशियों को, देखिए ये तो हो गई अंतरा परशुक मांसपेशी। ठीक है, जो यहां पर ये नीले रंग की दिखाई है, और जिस खाली जगह में ये मिल रही थी, जिस खाली जगह में ये मिल रही थी, वो खाली जगह क्या कहला रही थी? अंतरा परशुक क्षेत्र कहला रहा था, इंटरकोस्टल स्पेस या इंटरकोस्टल एरिया कहला रहा था। ठीक है, अब कई बच्चों, सर यहाँ पेशी बना दी, यहाँ नहीं बनाई। अरे बुड़बक, सोच, दोनों अगर बनाऊंगा दोनों,
तो यहां पर भी भर दूंगा, फिर कहेंगे अंतरा परशुक क्षेत्र का। इसलिए दोनों को बताने के लिए इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से समझाया गया है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंतरा परशुक क्षेत्र और अंतरा परशुक मांसपेशियां, ये दोनों चीज समझ में आ गई है आपको। अंतरा परशुक क्षेत्र क्या था बेटा? दो मांसपेशियों के बीच का जो खाली स्थान है, जो खाली जगह थी, उसको हमने बोला अंतरा परशुक क्षेत्र, जिसमें हमने भर दी, जिसमें हमने डाल दी। क्या लगा दी वहां पर? मांसपेशियां लगा दी। उन मांसपेशियों को हमने बोला अंतरा परशुक मांसपेशी। बोलिए जनाब, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? आराम से, तसल्ली से सुन, आराम से समझ। एक आपके पास अंतरा परशुक मांसपेशियां समझ में आ गई है। अंतरा परशुक भाई दो पसलियां, ये देखिए, ये मेरी दो पसलियां हैं यहाँ पर। इन दो पसलियों के बीच में जो खाली जगह थी उसका नाम क्या था? अंतरा परशुक क्षेत्र था, जिसमें तुमने भर दी हैं क्या? मांसपेशियां भर दी हैं। उन मांसपेशियों का नाम है अंतरा परशुक मांसपेशी। डन, समझ में आ गया? तो इस स्थल में जो मांसपेशियां मिलेंगी, किसमें बेटा? यहां पर दो पसलियों के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर जो मांसपेशियां मिलेंगी उनको हम ये बोलते हैं। ओके जनाब, यहां की बात भी समझ में आ गई। अब ये जो मांसपेशियां है, कौन? अंतरा परशुक मांसपेशियां जो है, ये भी दो प्रकार की है। एक है बाह्य अंतरा परशुक मांसपेशी, बाह्य अंतरा परशुक मांसपेशी। एक है बाह्य अंतरा परशुक मांसपेशी और एक है अंतरा परशुक मांसपेशी। ठीक है, दो प्रकार की। एक है बाह्य अंतरा परशुक मांसपेशी, एक है अंतरा परशुक मांसपेशी। इसको अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं EICM, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, IICM। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये दो कौन सी होती हैं? आइए जनाब आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देख, आपको ये दो मांसपेशियां दिख रही हैं। जस्ट इमेजिन, ये दो मांसपेशियां दिख रही हैं। हाँ सर, मेरे पास दो डंडे की आवश्यकता है। रुको, मैं लेकर आता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, ले आया, मैं दो पेन लेकर आ गया हूं। देखिए, देखो, ये मान लो ये दो पसलियां हैं जो मेरे यहां पर आकर, ये यहां पर आकर लग रही थी। ठीक है, ये दो पसलियां। ओके, अब इसके नीचे और पसलियां आएंगी। चल, ये ऐसे मान ले, ये दो पसलियां, यूं मान ले, इधर की ये दो पसलियां हैं। मेरा सीना चीर कर मैं तेरे सामने ये दो पसलियां निकाल कर तेरे को दिखा रहा हूं। ये देख, ये दो पसलियां हैं। ये मेरे यहाँ की, यहां पर दो पसलियां थी, ये वाली, ये दो पसलियां। डन? ओके, ये दो पसलियां दिख रही हैं तेरे को? ओके सर। अब इन दोनों पसलियों को अगर मैं आगे से, ये दो पसलियां, ऊपर वाली नीचे वाली, डन। अब इस ऊपर वाली पसली का आगे का भाग जो है वो अधर कहलाएगा और पीछे वाला क्या कहलाएगा? पृष्ठ कहलाएगा। है समझ क्या? ये जो दो पसलियां हैं मेरी बेटा, ये दो पसलियां, हालांकि इतना डिटेल में नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन मैं बता रहा हूं तो सुन। ये मेरी दो पसली, हाँ सर, ये दो पसली। अब इसका आगे वाला भाग अधर है और पीछे वाला भाग पृष्ठ है। पीछे वाला भाग पृष्ठ है, आगे वाला भाग अधर है। डन? समझ में आ गया? अब इस चीज को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये आगे वाला भाग अधर हो गया। आगे से भाग जो है आगे वाला अधर हो गया, अधर। ठीक है, आगे वाला भाग अधर हो गया इस पसली का। ये मान ली ये पसली थी, ये दूसरी पसली है।
फिर से देख, तेरे को नहीं समझ में आ रहा, वापस से देख। देख, ये एक पसली, ये दूसरी पसली, ठीक है। ये मैंने अपनी दोनों पसली निकाल कर तेरे सामने रख दी, ये रहे, ये दोनों पसली। तो अब सामने से जब देखेगा तो ये दो पसली दिख रही है, हाँ सर, डन, कोई तकलीफ नहीं। अब इन पसलियों को जो तेरे को सामने से दिखाई दे रही है, दो ऊपर नीचे वाली, इसको जब मैं तेरी तरफ करूंगा, तेरी तरफ, तो ये दो दिखाई देंगी गोल 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 गोल, ये मैंने यहां पर बना दी है, ठीक है। अब यहां पर जब मैंने ये दो पसलियां बनाई, ये वाली दो पसलियां मेरी वाली, ये वाली दो, जब मैंने ऐसे कर दी, ठीक है, तो इन पसलियों का आगे वाला भाग कौन सा है, अधर, पीछे वाला भाग कौन सा, पृष्ठ है, हाँ सर, ये वाला भाग कौन सा है, अधर है, और पीछे वाला भाग जो है वो कौन सा है, पृष्ठ है। कोई तकलीफ, समझ में आ गया, ठीक है। अब इतनी सी बात ही मेरे को समझाने थी, बाकी की तो बात आराम से समझ में आ गई। पहले सोच, इतनी सी बात समझ में, एक बार और बताऊं, वापस से देख। देख, ये मेरी पसली, मेरी दो पसली, 12 इधर है 12 इधर है, जिसमें से ये दो पसली, हनुमान जी में सीना चीर कर तेरे सामने क्या दिखा रहा हूं, पसली दिखा रहा हूं। ये देख, ये मेरी दो पसली है, ठीक है। ये दो पसली तेरे को दिख रही है, ये दो पसली दिख रही है, ये दो पसली, ओके सर। अब इन दोनों पसलियों को, ये जो दो पसली हैं, इन दोनों पसलियों को अगर मैं तेरे सामने कर दूं तो ये गोल गोल दिखाई देंगी, 1 2 दिखाई देंगी, ये गोल गोल, ये रही गोल गोल, डन। एक पसली ये रही, एक पसली ये रही, ओके जनाब। अब इस पसली का आगे वाला भाग जो होएगा, आगे की तरफ जो होएगा, आगे की तरफ जो होएगा अधर, पीछे की तरफ जो होएगा पृष्ठ। ओके सर, समझ में आ गया। मैंने कहा वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो, तो अधर पृष्ठ समझ में आ गया। मैं तेरे से कह रहा हूं, इधर गौर से देख, एक मांसपेशी है जो निकल रही है कहां से और जाकर जुड़ रही है कहां पर, सोच के मुझे बता। तेरे को एक मांसपेशी दिख रही है जो कहां से निकल रही है, ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से निकलकर, ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से निकलकर निचली पसली के, निचली पसली के अधर से जाकर जुड़ रही है। किससे जुड़ रही है, निचली वाली पसली के अधर से जुड़ रही है। ऐसी पसलियों को हम बोलते हैं EICM। तो दोस्त, मैंने तेरे को अभी अभी क्या बताया, व्हाट इज EICM? बाह्य अंतरा परशुक मांसपेशियां कौन सी होती हैं, याद रखना, वो मांसपेशियां बेटा, वो मांसपेशियां जो ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से निकलकर निचली वाली पसली के अधर भाग में आकर जुड़ जाती है। डन। चलिए सर, फिर IICM क्या होती है? मैंने कहा आजा, दूसरी देख। अब देखना, कोई मांसपेशी कहां से निकलकर और कहां तेरे को जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आशा करते हैं आपको एक झटके में समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया गुरु? आ गया। कहां से निकली अब की बार? चलो पेन भी हम लाल ही ले लेते हैं। IICM, ठीक है, और इस वाली के लिए हम नीला ले लेते हैं, EICM। तो नीली वाली आपको दिखाई दे रही है पसली कहां से निकली थी, ऊपर वाली पसली के निकलकर और कहां तेरे को जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आशा करते हैं आपको एक झटके में समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया गुरु? आ गया। कहां से निकली अब की बार? चलो पेन भी हम लाल ही ले लेते हैं, IICM, ठीक है, और इस वाली के लिए हम नीला ले लेते हैं, EICM।
AiCM। तो नीली वाली आपको दिखाई दे रही है पसली कहां से निकली थी? ऊपर वाली पसली के पृष्ठ से निकलकर नीचे वाली पसली के अधर पर आकर जुड़ी थी, वो थी हमारी EICM। डन? क्लियर? समझ में आ गया? तो IICM क्या है गुरु? जो निचली पसली के पृष्ठ भाग से निकलकर ऊपरी पसली के अधर से जुड़ जाती है। अधर से जुड़ जाती है। ठीक है, सो इनको हम क्या बोलते हैं? IICM। ठीक है, तो बेटा ये है IICM और ये है EICM। अब इन दोनों को देख, दोनों की दोनों निकल कहां से रही हैं? इमेजिन कर, ये वाली भी पीछे से ही निकल रही है और ये वाली भी पीछे से ही निकल रही है, यानी निकल तो दोनों पीछे से ही रही है। यानी ये भी पीछे से निकल रही है, IICM भी पीछे से निकल रही है, EICM भी पीछे से निकल रही है। बस फर्क इतना सा था, दोनों निकलेंगी कहां से? भाई देख कहां से निकल रही है? पृष्ठ भाग से निकलकर, यानी दोनों पृष्ठ भाग से निकल रही हैं और जुड़ कहां रही हैं? अधर से जुड़ती है। ये भी समझ में आ गया, यानी दोनों की दोनों निकलेंगी पृष्ठ से और जुड़ेंगी अधर पर। बस फर्क इतना सा है कि ये वाली ऊपर से निकलकर नीचे जुड़ती है और ये वाली नीचे से निकलकर ऊपर जुड़ती है। ये थी आपकी दो प्रकार की मांसपेशियां, याद रखना। सर ये क्यों बताइए, हमारे कोर्स में तो नहीं है। आई नो ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में ना, तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, ये दिखाएं, देखिए तुम्हारी एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा, ये देख, पढ़ो जनाब। बाह्य एवं अंतरापर्शुक, दिख रहा है ये? बस लिख दिया, बताया नहीं बिल्कुल भी। बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों का संकुचन पसलियों और ओस्टियों को ऊपर उठा देता है, बस इतना सा लिखा है, कुछ बताया नहीं है, बस इतना सा लिख दिया। अरे भैया है क्या ये अंतरापर्शुक, ये मांसपेशियां क्या होती है, कछु बताओ तो सही। कछु नहीं बताया, तो हमने आपको बताया क्या? सबसे पहले ये दो वर्ड बताया कि भैया पसलियों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम बोलते हैं, याद रखना है क्या बेटा? अंतरापर्शुक स्थल क्षेत्र बोलते हैं ये खाली जगह जिसमें मांसपेशियां हमने लगा दी हैं, है ना। अब दो तरह की लगाई हैं, जो ऊपर वाली पसली के पीछे से निकलकर नीचे वाली पसली के आगे आकर जुड़ेंगी EICM, जो नीचे वाली पसली से निकलकर, नीचे वाली पसली के पीछे से निकलकर ऊपर वाली पसली के आगे से आकर जुड़ेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? IICM। अब ये सर कर क्या रही है, ये कर क्या रही है, इनका कार्य क्या है? तो ध्यान से सुनना, पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट है EICM। IICM का कोई रोल बताया नहीं हमारे कोर्स में, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। मेन है कौन? ये EICM। कौन? बाह्य अंतरापर्शुक मांसपेशी। क्यों? क्योंकि दोस्त तुमको करना क्या था पहले तो मुझे बताओ। सर हमको वायु अंदर डालनी है, देख इधर, मेरे को वायुमंडल से गैसों को अंदर लाना है। अंदर लाने के लिए फेफड़ों को फैलाना है। क्यों फैलाना है? फेफड़े फैलेंगे तभी अंदर वायु का दाब कम होएगा। वायु का दाब जब अंदर कम होएगा तो बाहर ज्यादा होएगा, बाहर ज्यादा होएगा तो बाहर से अंदर आ जाएगी वायु।
डन। यानी कुल मिलाकर हमें फेफड़ों को फैलाना है। अब फेफड़ों को फैलाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम भैया डायाफ्राम को चपटा कर देते हैं। हमने डायाफ्राम को चपटा कर दिया, ओके सर। चपटा होने से क्या होएगा, फेफड़े नीचे से तो फैल जाएंगे, नीचे फैल गए, लेकिन आगे और पीछे फैलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें इस पिंजरे को फैलाना पड़ेगा। ये जो पिंजरा था ना, जिसमें उरोस्थी थी, पसलियां थी, इनको, इस उरोस्थी को थोड़ा सा आगे, पसलियों को थोड़ा सा ऊपर, है ना। यानी इस पिंजरे को फैलाना है, इस वक्षी गुहा को फैलाना है, इस वक्षी जाल को फैलाना है, उरोस्थी और पसलियों को आगे लाना है, लाना है। अब ये कैसे होएगा, तो ये कराने का काम, ये फैलाने का काम कौन करती है, EICM। तो बेटा पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, याद रखना। मैं कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि सारी चीजों को लाकर फिर वापस से रिपीट करूं तो जिज्ञासा पैदा हो, सर ये कैसे फैलाएंगे, सर ये तो समझ में आ गया, इसको ये कैसे फैल गया, हमने इसको चपटा कर दिया, मांसपेशियां संकुचित हो गई, तो फेफड़े हमारे नीचे से तो फैल गए। लेकिन सर पिंजरा कैसे बड़ा होएगा, इस पिंजरे को बड़ा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस पिंजरे को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है EICM। सर व्हाट इज EICM? मैंने कहा दोस्त, EICM इज बाह्य अंतरापर्शक मांसपेशियां थी। डन। अब जरा सीख, अब जरा पढ़ NCERT की ये वाली लाइन। बाह्य अंतरापर्शक मांसपेशियां या पेशियां जो हैं, उनके संकुचन में, यानी वो जब संकुचित होंगी तो क्या होएगा, पसलियां और उरोस्थी जो है ऊपर उठा देंगी। अब जरा सोच, पसली, ये पसली, नो डाउट नट, ये पसलियां और उरोस्थी, यहां पर उरोस्थी, यहां पर उरोस्थी, यहां पर पसली है, ये ऊपर उठ रही है। बस बेटा और नहीं उठा सकता मैं, ठीक है, ऊपर उठ गई, हाँ सर उठ गई। और ये करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, EICM था। अब इसके कारण जरा सोच, कहीं ना कहीं वक्ष गुहा जो है उसका आयतन बढ़ गया। भाई मेरे को यही तो करना था, मुझे वक्ष गुहा के आयतन में बढ़ोतरी करनी थी, वृद्धि करनी थी। अब इससे जब वृद्धि होगी तो इसके कारण फुफ्फुस के अंदर आयतन भी तो वृद्धि करेगा। ले आ गई सारी बात समझ में? तो आपके पास दो तरीके थे प्रभु क्या करने के लिए, फेफड़ों के आयतन को बढ़ाने के लिए। समझ, वापस से पूरी बात पढ़े, आजा वापस से रिवाइज कर दे। देख देख, कुल मिलाकर मेरे को फेफड़ों को फैलाना है, ठीक है। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा अगर सिकुड़ेगा तो उसमें गैस जा रही है कि बाहर निकल रही है, सोचना। और एक गुब्बारा फूल रहा है, उसका आयतन बढ़ रहा है, तो उसके अंदर गैस आ रही है कि निकल रही है। इतना सा कंसेप्ट अगर तूने समझ लिया तो आराम से समझ जाएगा। ये गुब्बारा है, फेफड़े क्या है, गुब्बारे हैं। फेफड़े अगर सिकुड़ रहे हैं, यानी गुब्बारे अगर सिकुड़ रहे हैं, तो वायु जो है गुब्बारे से बाहर आएगी कि नहीं आएगी, खत्म। दिख रहा है तूने, यहां पर फेफड़े फैलाए, कब फैलेंगे, जब बाहर से वायु गुब्बारे में आएगी। तूने यहां पर फेफड़े सिकुड़ रहे तो फेफड़ों से वायु बाहर जाएगी। बोलिए जनाब, इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया? डन डना डन डन। अब ये फैलेंगे कैसे, आखिर ये फैलेंगे कैसे, वायु अंदर आएगी कैसे? वायु को अंदर लाने के लिए बाहर गैसों का दाब बढ़ाना पड़ेगा, तो अंदर कम करना पड़ेगा। अंदर दाब कम कैसे हो जाएगा? अंदर दाब कम करने के लिए आप एक काम करो, अंदर दाब कम कब हो जाएगा, जब फेफड़े फैलेंगे। फेफड़ों को फैलाते जाओ, वायु का दाब कम होता जाएगा, और फैलाओ और दाब कम, वायु अंदर आती जाएगी। है तो भाई साहब फैलानेंगे कैसे? हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो भैया डायाफ्राम को क्या कर दो गुरु, चपटा कर दो। हमने डायाफ्राम को चपटा कर दिया, ओके। डायाफ्राम चपटा हो गया तो फेफड़े नीचे लटक गए, नीचे लटक गए यानी आयतन बड़ा हो गया, यानी फेफड़े बड़े तो हो गए लेकिन नीचे से। अब आगे पीछे से फुलाना है ना पूरा, तो तुमने नीचे से फुला दिया। आगे पीछे से कैसे फुलाएंगे सर? आगे पीछे से फुलाने के लिए आप इस पिंजरे को फैलाओ, ये पिंजरा फैलेगा, उरोस्थी और पसलियां ऊपर उठेंगी,
तो आपका जो वक्षीय जाल जो है, वक्षीय पिंजरा जो है, अगर ये वक्षीय पिंजरा फैलेगा तो इसके अंदर फेफड़े आगे नहीं आएंगे। सोच ये मेरा जाल है, इसके अंदर फेफड़े हैं। अब अगर ये जाल आगे आएगा तो इसके अंदर जो फेफड़े हैं वो भी तो आगे आएंगे, हैं? तो फेफड़े फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? और ये फैलाने का काम, इस जाल को, इस गुहा को फैलाने का काम, उरोस्थी को, पसलियों को ऊपर उठाने का काम कौन करती है? ईआईसीएम। डन डना डन डन। तो दो मांसपेशियां काम कर रही थी, एक डायाफ्राम की मांसपेशियां, एक ईआईसीएम की मांसपेशियां, जिनके कारण वक्षीय गुहा, वक्षीय जाल, डायाफ्राम, ये सारी चीजें मिल मिलाकर क्या कर रही थी? फेफड़ों के आयतन को बढ़ा रही थी। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, वायु अंदर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। डन। अब एक्सपिरेशन में उल्टा होएगा। सर अब एक्सपिरेशन में क्या होएगा? तो भाई साहब एक्सपिरेशन में कुछ नहीं होएगा, सारी मांसपेशियां अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएंगी, है ना। कई बच्चे सोचते हैं सर ये करने के लिए क्या इसमें क्या होगा? सर हमारे फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ नहीं जाएंगे, हमारे फेफड़े अपनी सामान्य परिस्थिति में आएंगे। अब फेफड़े सामान्य परिस्थिति में लाने के लिए जरा सोच, अब मैं क्या करूं? मैं इस वक्षीय पिंजरे को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले आता हूं। पहले ये फैला हुआ था, सामान्य स्थिति में आ गया। गुंबद जो डायाफ्राम जो चपटा था वो वापस से गुंबद हो गया। जरा सोचिए, कंडीशन अगर हो जाए तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ जाएंगे तो दाब अंदर बढ़ जाएगा, दाब अंदर बढ़ जाएगा तो वायु बाहर निकल जाएगी, खत्म खल्लास। तो कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पर आईआईसीएम जो मांसपेशियां थी वो काम करती है। नहीं दोस्त, आईआईसीएम मांसपेशियां यहाँ पर काम नहीं करती। तो सर फिर इन आईआईसीएम का कार्य क्या होता है? ये आईआईसीएम किस कार्य में हेल्प करती हैं? तो याद रखना, ईआईसीएम किस में हेल्प कर रही थी? अंतः श्वसन में हेल्प करती है। समझ में आ गया? ईआईसीएम किस चीज में हेल्प कर रही थी? अंतः श्वसन में। आईआईसीएम जो होती है ये हेल्प करती है बलपूर्वक निश्वसन में। सर बलपूर्वक निश्वसन, क्या किया मैंने? बलपूर्वक, फोर्स से, है, बल लगाकर मैंने क्या छोड़ी? वायु छोड़ी। तो ये जो बलपूर्वक निश्वसन जो होता है ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्या? आईआईसीएम। कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, लेकिन आप पूछते जरूर मेरे से कि आईआईसीएम का काम क्या होता है? बलपूर्वक सांस खींचने, बलपूर्वक निश्वसन और अंतः श्वसन। या मैं इसको सीधा श्वासन लिख दूं, दोनों ही आ जाएंगे। बलपूर्वक श्वासन, बलपूर्वक श्वासन का मतलब बलपूर्वक वायु खींचना, बलपूर्वक वायु छोड़ना। डन। वो कौन कराती है? आईआईसीएम। ईआईसीएम क्या कराती है? नॉर्मल जो हमने वायु खींची उसके लिए, ठीक है। अब नॉर्मल वायु छोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? कोई नहीं भाई, ये ईआईसीएम अपनी ओरिजिनल स्टेट में चली गई। इसमें संकुचन हुआ था तो उरोस्थी और पसलियां आगे उठ गई थी, है ना। जब ये अपनी सामान्य स्थिति में जाएंगी तो उरोस्थी और पसलियां अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगी, वक्षीय पिंजरा अंदर चला जाएगा, गुंबद जो चपटा जो डायाफ्राम था वो गुंबद हो जाएगा, है। फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, फेफड़े सिकुड़ जाएंगे तो दाब कम हो जाएगा अंदर, जिससे वायु बाहर निकल जाएगी, खत्म। ये था आपका क्या? पूरा का पूरा टॉपिक। कौन सा? पूरा इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, श्वसन की क्रिया विधि। अब आपका कार्य है, आपने ये पूरा पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। बस यहाँ पर एक चीज ये याद रखनी है, हम प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन ना करके यहाँ पर लिख लेना श्वासन, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ना कहीं श्वसन कहीं श्वासन पता ही नहीं लगता है। यहाँ पर श्वासन लिखना। 12 से 16 बार हम क्या करते हैं? श्वासन। 12 से 16 बार का मतलब एक बार वायु खींची, एक बार निकाली, ये एक श्वासन। एक बार फिर खींची, निकाली, दूसरा श्वासन। एक बार फिर खींची, निकाली, तीसरा श्वासन। ऐसे 1 मिनट में आप एक बार घड़ी ले लीजिए, घड़ी लेने के बाद में टाइमर लगा दीजिए, सेकंड्स काउंट करते जाइए, और नॉर्मल, बलपूर्वक नहीं। 1 2 3 ऐसे, ठीक है। सो 12 से 16 बार हम क्या करते हैं? प्रति मिनट क्या करते हैं? श्वासन करते हैं,
ठीक है। साथ ही साथ हमारे अंदर जो वायु का जो आयतन जो होता है, किसके अंदर, वायु का वो आयतन जो हमारे अंदर जा रहा है या बाहर निकल रहा है, कितने एमएल में हम देखेंगे यहाँ पर मिलीलीटर में वायु बाहर निकल रही है, कितने मिलीलीटर में वायु अंदर जा रही है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक यंत्र से जिसका नाम है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर वो यंत्र है जिससे हम ये पता लगाते हैं। डन, क्लियर। चलो जी, समय हुआ है आपके क्विज का बेटा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। अंत्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम हो जाता है। सोचिए, जब हम सांस खींचते हैं, अंत्य श्वसन करते हैं, तो डायाफ्राम चपटा हो जाता है, गुंबद आकृति का होता है, सर्पिल आकृति का होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, निश्वसन के दौरान फेफड़ों का आयतन हो जाता है। निश्वसन मतलब वायु को बाहर छोड़। जब हम निश्वसन करते हैं, वायु बाहर छोड़ते, एक्सपीरेशन करते, तो फेफड़ों का आयतन कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सामान्य रहता है या कुछ नहीं। आइए जी, समय हुआ समाप्त। देखते हैं, अंत्य श्वसन जब हम करते हैं तो डायाफ्राम कैसा होता है। जब हमें सांस खींचनी होती है तो डायाफ्राम हमारा चपटा हो जाता है। याद रखना, सांस खींचने के लिए फेफड़ों को फैलाना पड़ेगा, सिंपल। गुब्बारे के अंदर वायु भरने के लिए गुब्बारे को फुलाना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे फेफड़े गुब्बारे, उनके अंदर वायु डालने के लिए उनको फैलाना पड़ेगा। उनको फैलाने के लिए जो डायाफ्राम जो था उसको चपटा हो जाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। निश्वसन के दौरान फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है। जब हम वायु छोड़ेंगे या कोई चीज छोड़ेंगे, गुब्बारा बाहर निकालेगा वायु, तो वो पिचकेगा कि सिकुड़ेगा, है आयतन उसका बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा यार। फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा, सिंपल। जिनको अच्छे से समझ में आया अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा, रिपीट करिएगा, नहीं आया वो भी रिवाइज करिए, रिपीट करिए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, इसके बाद इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक आता है वो है बेटा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमता। वो कितने वॉल्यूम में गैसों को ले सकते हैं, कितना आयतन जो है वायु का यानी गैसों का कितना आयतन खींच सकते हैं सामान्य रूप से, बलपूर्वक कितना छोड़ सकते हैं, है ना। तो कितनी मात्रा में, कितने एमएल में, दिख रहा है आपको मिलीलीटर, जैसे 500 मिलीलीटर लिखा हो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन, वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम गैसों का अंदर आ सकता है, इतना जा सकता है। तो हम यहाँ पर आयतन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षमताएं। क्षमताओं का मतलब होता है कैपेसिटी। अब देखो मैंने बोला ये जो रूम जो है, इस रूम के अंदर सामान्य रूप से, जैसे जस्ट इमेजिन, मैंने बोला कि भैया ये एक रूम है, इस रूम के अंदर सामान्य रूप से प्रतिदिन 5 आदमी आ रहे थे, 5 लोग आ रहे हैं, सामान्य रूप से प्रतिदिन 5 लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला इस रूम की क्षमता कितनी, इस रूम में कितने लोग आकर रुक सकते हैं, मैंने बोला इसमें 50 लोग आकर रुक सकते हैं। तो अब जरा सोचिए, सामान्य तौर पर जो आ रहे थे वो तो 5 थे, लेकिन यहाँ पर कितने आकर रुक सकते हैं, वो इस कमरे की क्या कहलाएगी, क्षमता। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारे जो फेफड़े जो होंगे उनकी क्षमताएं कितनी होंगी, हमारे फेफड़े कितने कितने आयतन में गैसों को धारण कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, हमारे फेफड़ों की क्षमताएं। तो हम यहाँ पर कुछ आयतन पढ़ेंगे और कुछ क्षमताएं पढ़ेंगे, ठीक है। 4 हम आयतन पढ़ेंगे और 5 क्षमताएं पढ़ेंगे। क्या 4 हम पढ़ेंगे आयतन और 5 हम पढ़ेंगे क्षमताएं, ठीक है। अब 4 आयतन जो है मैं उनको पहले लिख देता हूं। सबसे पहले नाम याद रखना है आपने, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। क्या है सर ये फुल फॉर्म अभी बताऊंगा।
क्षमताएं हम पढ़ेंगे 5, आईसी, ईसी और हमारा आईआरसी भी दे रखा है क्या हमारा, आईआरवी, अच्छा ये तो हो गया, हाँ आईसी हो गया, ईसी हो गया और एफआरसी हो गया, वीसी हो गया, एफआरसी, वीसी और टीएलसी। तो टोटल हम 5 पढ़ेंगे क्षमताएं और 4 पढ़ेंगे हम यहां पर क्या बेटा, आयतन पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब पहले तो इनकी एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं यहां पर दोस्त। टीवी की फुल फॉर्म है टाइडल वॉल्यूम। सर ये तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, मैंने कहा हिंदी में लिखा हुआ है ऑलरेडी। रुक जा, देख यहां पर देखते, ज्वारीय आयतन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बार पहले मैं इंग्लिश के यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि इंग्लिश के ना यहां पर, वैसे तो इंग्लिश के भी लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूं ताकि आप याद रखें। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो जस्ट हमने फुल फॉर्म लिखी है अभी यहां पर 4 आयतनों की। ठीक है, वॉल्यूम्स, आयतन मींस वॉल्यूम। आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखी है यहां पर। ठीक है, इनके ये जो स्मॉल जो फॉर्म्स है ना, इनको याद रखना। आईसी क्या होता है, ईसी क्या होता है, एफआरसी है ना, इनके फॉर्मूले भी अभी बताऊंगा। इनके सभी के फॉर्मूले भी याद रखना। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, इनके फॉर्मूले। ठीक है, आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, आयतन की। अब इन सबको समझने के लिए, इन सभी को समझने के लिए आपको मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टाइडल वॉल्यूम की। वॉल्यूम्स पढ़ने वाले हैं, आयतन पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है ज्वारीय आयतन, जिसको हमने क्या बोला है, टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में बोला है टीवी। डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन रटनी नहीं है, सिर्फ चीजों को फील करना है, देखना देखना, ध्यान से देखना। क्या किया मैंने, क्या मैंने बलपूर्वक सांस खींची या बलपूर्वक सांस छोड़ी, या बलपूर्वक वायु खींची या बलपूर्वक वायु छोड़ी, वापस से देख। नहीं, सामान्य। तो सामान्य रूप से जब हम वायु को खींचते हैं या सामान्य रूप से वायु को निकालते हैं, तो वो जो सामान्य रूप से आयतन वायु का अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, उस आयतन को हम क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन, है ना। नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल, जब हम नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं, नॉर्मल अंतःश्वसन, सामान्य अंतःश्वसन या सामान्य निश्वसन करते हैं, तो जिस आयतन में, जिस वॉल्यूम में गैस अंदर जा रही है
या बाहर आ रही है वो क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन। अब कितना होता है ये वैल्यू याद रखनी है आपने, लिख देता हूं, सामान्य या तो अंतःश्वसन या निःश्वसन, सामान्य अंतःश्वसन या सामान्य निःश्वसन, या तो सामान्य अंतःश्वसन या सामान्य निःश्वसन, दोनों में से कुछ भी, है ना। दोनों में 500 ml, 500 ml, 500 ml, ठीक है। 500 ml एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे, वयस्क व्यक्ति, मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं सर आप तो बूढ़े हो गए एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैंने नॉर्मली वायु खींची, कोई बल नहीं लगाया, आराम से, है ना। कितनी गई, 500 ml, कितनी निकली, 500 ml, ठीक है। तो सामान्य रूप से सांस लेना या सांस छोड़ना, कितनी ml में कितना वॉल्यूम, 500 ml, वो क्या कहलाता है, हमारा ज्वारीय आयतन। पढ़ अब इसको जरा जल्दी से, क्या लिखा हुआ, सामान्य, पहला वर्ड ही दिख रहा है तुमको। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास यानी अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन, यानी आप सामान्य रूप से या तो अंतःश्वसन करो या निश्वसन करो, ठीक है। तो वो जो आयतन जो होएगा उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन, जो लगभग कितना होता है, 500 ml होता है ना। कितना होता है, 500 ml होता है। इतनी सी बात समझ। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से निकालता है या खींचता है। अब ये वाली लाइन कैसे होगी भाई साहब, ये हमने लिखा है एक बार में, एक बार 500 ml, एक बार में 500 ml छोड़ दी। अब जरा सोच, प्रति मिनट हम कितनी बार श्वासन करते थे, याद कर, पिछले लेक्चर में बताया था, 12 से 16 बार करते हैं। तो 12 से 16 बार, 12 को इससे गुणा कर दे, 12 500 कितना हो जाएगा, 6000, 16 को इससे गण दे, है लगभग 8000, है भाई। 12 को करेगा तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, है। और 16 से करेगा हो जाएगा 8000, ठीक है। तो 12 से 16 बार हम प्रति मिनट क्या करते हैं, सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 6 से 8000 हो जाएगा। डन, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। पहला आयतन कौन सा, टीवी, सिंपल, क्या, सामान्य सांस लो या सामान्य सांस छोड़ो। सामान्य सांस लोगे तो 500 ml, सामान्य सांस छोड़ोगे तो 500 ml। ये आयतन क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। याद रखना, इसकी मात्रा याद रखना, 500 ml। डन। आइए दूसरा, अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन। अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन, जिसको हमने क्या बोला, आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लिखा हुआ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन। इसको दूसरे को हम लिखते हैं अंत्य श्वसन सुरक्षित। एक बार पढ़ ले, फिर लास्ट में एक बार वापस से रिवाइज करूंगा, एक झटके में वापस से समझ में आ जाएगा। आयतन, ठीक है जी। अंग्रेजी में क्या बोला, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, ठीक है जी। आई शॉर्ट में IRV, शॉर्ट में टीवी, ठीक है। अब ये क्या है, देखना, ध्यान से देखना। पहली बात तो इसमें अंत्य श्वसन आ गया है, यहां पर दोनों को मिलाकर था ये ज्वारीय आयतन, दोनों को मिलाकर मतलब 500 ml अंदर, 500 ml बाहर। अब यहां पर पर्टिकुलरली हम सिर्फ सांस खींचने की बात कर रहे हैं, अंत्य श्वसन का मतलब सिर्फ सांस खींचना है ना। तो अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन को जरा फील करना, समझ में आ जाएगा। देखना, क्या यहां पर मैंने सामान्य वायु को खींचा या बलपूर्वक खींचा, सोच, सामान्य वायु को खींचा कि बलपूर्वक खींचा, बलपूर्वक खींचा ना, बस वो आयतन क्या कहलाएगा आपका, IRV। खत्म, पढ़ ले, देख बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ, वायु का वह आयतन या वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा
जो एक व्यक्ति बलपूर्वक क्या करता है, अंतः श्वासित कर सकता है, यानी बल लगाकर, फोर्स लगाकर वायु को खींचना। ये क्या कहलाएगा, ये जो आयतन जो होएगा, वॉल्यूम जो होएगा एयर का, जो अंदर जा रहा है फोर्स लगाकर, है उसको हमने क्या बोला है, IRV, जिसकी वैल्यू याद रखना 2500 से 3000 ml होती है। कितनी होती है बेटा इसकी, याद रखना कितना होता है ये, 2500 से 3000 ml होता है। भूल ना जाइएगा, ये वैल्यू जरूर याद रखना। कितना होता है, 2500 से 3000 होता है। ये कितने होते हैं, 500 ml होता है। डन, क्लियर, समझ में आ गया। बलपूर्वक, सामान्य ज्वारीय आयतन, बलपूर्वक सांस खींचोगे IRV। अब आप बोलेंगे सर बलपूर्वक हम बाहर भी तो निकालेंगे, है ना। देखो जैसे ऐसे मैंने बलपूर्वक खींच लिया, है ना, बलपूर्वक निकालेंगे भी तो सही। अब जब बलपूर्वक निकालेंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अंतः श्वसन की जगह क्या आ जाएगा, निश्वसन आ जाएगा। देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ, निश्वसन सुरक्षित आयतन, खत्म। बस इस वर्ड को चेंज करना है, अंतः श्वसन की जगह निश्वसन सुरक्षित आयतन, निश्वसन सुरक्षित आयतन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ठीक है जी। अब एक काम करिए, अब जैसे मैं बोलूं वैसे कर देखिए, ठीक है। सुनो, पहले सुनना फिर करना। बलपूर्वक सांस लेना, है ना, और टाइम नोट करना। घड़ी सामने रख लो या कुछ भी है, आपके सामने घड़ी है ना। जैसे चलो मैं घड़ी लगाई देता हूं अगर मेरे पास होगी तो। ये ठीक है, चलो यहां पर देखना जैसे मैं स्टार्ट करूं। कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा। 6 सेकंड मेरे को लगे पूरी वायु को खींचने में, है ना। अब मैं बलपूर्वक छोड़ूंगा भी तो सही ना। 4 सेकंड, यानी किसमें ज्यादा समय लग रहा है, सर खींचने में ज्यादा समय लग रहा है, छोड़ने में कम समय लग रहा है। तो ज्यादा आयतन कब होएगा, जब हम ज्यादा अगर समय लग रहा है तो ज्यादा वायु अंदर जाएगी, कम समय लग रहा है तो कम निकलेगी। तो कौन, किसकी वैल्यू ज्यादा होएगी, जरा सोच, इसकी कि इसकी। ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ गया होगा, इसकी वैल्यू जो है, किसकी बेटा, ये जो IRV है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये ज्यादा समय के लिए हो रही है, ये कम समय के लिए हो रही है। ठीक है, तो निश्वसन सुरक्षित आयतन बताने की जरूरत है। बलपूर्वक क्या करना, वायु को छोड़ना। जिस आयतन में वायु निकलेगी बलपूर्वक वो क्या कहलाएगा, ERV। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी होती है 1000 से 1100 ml। एक बार पढ़ भी ले, वायु का आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित करता है। यहाँ पर बलपूर्वक अंतः श्वासित कर रहा था, यहाँ पर बलपूर्वक निश्वासित कर रहा है। कितना है, 1000 से 1100 ml। ठीक है जनाब, ये भी समझ में आ गया। अब आपका प्रश्न नहीं होएगा कि सर हमने इतनी खींची थी बलपूर्वक, लेकिन इतनी सी निकल रही है, कैसी, बलपूर्वक, बाकी कहां गई है, पूछेंगे ना। सर हमने 2500 ml खींच ली, जिसमें से हमने 1000 ml निकाल दी या 1100 ml निकाल दी, बाकी कहां गई, है ना। तो बाकी जो हमारे अंदर थी उसमें से कुछ भाग तो हमारे फेफड़ों में है और कुछ भाग हमारे श्वसन पथ में रह जाएगा। समझा क्या बोला, देख 2500 ml गई अंदर, गई बल लगाकर 2500 ml खींच ली, जिसमें से कुछ हमारे फेफड़े में है, कुछ हमारे श्वसन मार्ग में है, और बलपूर्वक हमने निकाल दी। अब कहां बच गई, हमारे श्वसन मार्ग में भी बच गई, फेफड़े में भी बच गई।
तो जो बच गई है हमारे अंदर, जो बच गई है, ये खींच ली थी जोर से, ये जोर से निकाल दी, जो बच गई है पूरे श्वसन मार्ग और फेफड़ों में, वो क्या कहलाएगी? जो बची हुई है वो क्या कहलाएगी? अवशिष्ट आयतन कहलाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। आज पहले लिख देता हूं, चौथी जो है अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। डन, ठीक है। अब क्या है, एक बार पढ़ लेते, देखो क्या लिखा हुआ। वायु का वह आयतन जो बल पूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में बच जाता है। आया समझ में? कि आप जो बल पूर्वक निकाल दोगे उसके बावजूद आपने देखो आपने 2,500 रुपए कमाए। सोचो, आपने 2,500 रुपए कमाए आज, जिसमें से आपने 1,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रह गए? सर 1,400 रह गए। अब 1,400 में से आपने 400 अपने रख दिए हैं, कितने बच गए आपके पास? लगभग 1,000 बच गए। तो ये जो कह रहा है क्या, कि लगभग 1100 से 1200 ml वो वायु है जो हमारे फेफड़े या हमारे श्वसन मार्ग में रह जाती है, वो क्या कहलाती है? हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। याद रखना कितनी? 1100 से 1200 ml। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वापस से सुन, ध्यान से सुन। देख, मैंने जोर से, है ना, फोर्स लगाकर खींचा वायु को, कितनी आ गई? मान ले मेरे अंदर 2,500 आ गई अंदर। ओके सर, गई। अब इस 2,500 में से जो अंदर गई, उसमें से मैंने बलपूर्वक इतनी निकाल दी। 2,500 खींची, 1,000 निकाल दी, कितनी रह गई अंदर? 1,500 रह गई अंदर, 1,500। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला जो अंदर रह जाएगी वो 1100 से 1200 ml है, लेकिन इस हिसाब से तो 1,500। अरे भैया 1100 रह गई, या मान ले 1200 रह गई, बाकी 300 से 400 कहां गई? अरे फेफड़ों के अंदर आदान प्रदान नहीं हो जाएगा क्या? रक्त में नहीं जाएगी क्या? फेफड़े में ही बची रहेगी क्या? एक्सचेंज नहीं होएगा क्या? समझ में आया? तो सीधा सीधा फंडा है, जोर से खींचो IRV, जोर से छोड़ो ERV, जो बच गई RV। खत्म। तो ये थे आपके 4 आयतन बेटा, टीवी, IRV, ERV, RV। सिंपल तरीके से टीवी, सामान्य सांस लो, सामान्य सांस छोड़ो, टीवी, है ना। IRV, बलपूर्वक सांस खींचो, IRV। ERV, बलपूर्वक, मैं नाक से नहीं छोड़ पा रहा हूं, मेरी गला खराब है। ERV, जो बलपूर्वक आप छोड़ेंगे, वायु निकालेंगे, ठीक है। RV, जो बलपूर्वक छोड़ने के बाद में, याद रखना, बलपूर्वक छोड़ने के बाद में जो आपके फेफड़ों में बच जाए या श्वसन मार्ग में बच जाए, वो आपकी क्या कहलाएगी? RV कहलाएगी। डन, क्लियर है? अब आ जाते हैं क्षमताओं पर। अब है हमारी 5 क्षमताएं जो हमको पढ़नी है। क्षमताएं, कैपेसिटीज। क्या पढ़नी है? क्षमताएं पढ़नी है, कैपेसिटी पढ़नी है। किसकी? हमारे फेफड़ों की। आइए, सबसे पहली है IC। फर्स्ट जो है IC है। हिंदी में क्या बोलते हैं गुरु? हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको हम, हाँ, अंत्य का है ये, अंत्य श्वसन क्षमता। क्या बोलते हैं? अंत्य श्वसन क्षमता। सर ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा एक बार इसको पढ़ दे। क्या लिखा? ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को छोड़कर फुफ्फुसीय क्षमताएं निकाली जा सकती है, जिनका उद्देश्य उपयोग किया जा सकता है। यानी ये जो आपने आयतन पढ़े हैं, इन्हीं आयतनों को ध्यान में रखकर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब क्षमताएं पढ़ने वाले हैं। वो ये बोल रहा है, समझ में आया क्या? कि भाई ये जो तुमने आयतन पढ़ लिए ना, अभी इन्हीं आयतनों को ध्यान में रखकर हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्षमताएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे सामान्य रूप से एक सिंपल सी बात पूछता हूं, बताओ मेरे अंदर वायु खींचने की कितनी क्षमता है?
सोचो, मैं कितने आयतन में वायु खींच सकता हूं? देख, ये मैंने सामान्य रूप से खींची यानी टीवी, ठीक है। देखना, मैंने दो चीजें करी यहां पर, वापस से देख, दो चीजें करी हैं। क्या करा है सोच, सामान्य रूप से खींची टीवी, फिर बलपूर्वक खींची आईआरवी। दो चीजें करी, सामान्य रूप से पहले खींची टीवी, फिर बलपूर्वक खींची आईआरवी। तो ये दोनों मिलकर क्या मेरी सांस लेने की कुल क्षमता बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्षमता मतलब मेरे फेफड़ों की क्षमता है कि मेरे फेफड़े कितनी वायु को खींच सकते हैं। या तो सामान्य रूप से खींचेंगे या बलपूर्वक खींचेंगे, दोनों को मिला दूंगा तो ये मेरी क्या कहलाएगी? अंतः श्वसन करने की क्षमता कहलाएगी। तो अंतः श्वसन क्षमता जो है, अंतः श्वसन क्षमता जो है वो क्या होगी? आइए, अंतः श्वसन क्षमता, अंतः श्वसन क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? आईसी, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम क्या लिखेंगे? आईसी लिखेंगे। तो अब जरा सोचिए, आईसी का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसी क्षमता, हमारे फेफड़ों की क्षमता किसको लेने की? वायु को ग्रहण करने की, वायु को खींचने की। अब वायु दो तरीके से खींची जा सकती है, या तो सामान्य आयतन में आए या बलपूर्वक आयतन में आए। है सामान्य आयतन टीवी, ओके, फिर बलपूर्वक, है ना। तो दोनों को मिला दूंगा तो ये मेरी फेफड़ों की क्या कहलाएगी? अंतः श्वसन करने की कैपेसिटी, क्षमता कहलाएगी। तो फॉर्मूला याद रखना, आईसी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा सोचिए, आईसी की वैल्यू कितनी होगी? टीवी कितना था? 500 ml था, और आईआरवी कितना था? 2500 से 3000 ml था। हाँ जी, तो इसको आईसी को मैं कितना लिखूंगा? 3000 से 3500 ml लिख सकता हूं, खत्म। 3000 से 3500 ml हम हमारे फेफड़े वायु को खींच सकते हैं। ये देख, मैं खींच रहा हूं। पहले मैं करूंगा क्या? सामान्य सांस लूंगा, डन। फिर मैंने बलपूर्वक ली, पहले 500 गई, फिर 2500 से 3000 चली गई। टोटल कितनी गई है? 3000 से 3500 ml चली गई, डन। सर ये 3000 से, अरे भैया 2500 में 500 ऐड कर दिया तो 3000, 3000 में 500 ऐड कर दिया तो 3500, तो कितना हो गया? 3000 से 3500 ml, डन। ये पहली क्षमता थी हमारी, कौन सी? अंतः श्वसन क्षमता। एक बार पढ़ ले, सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है। क्या कि आपने वायु छोड़ दी? हाँ छोड़ दी। फिर उसके बाद आप वायु टोटल खींचोगे, जिसमें आपका ज्वारीय आयतन भी जाएगा, सामान्य वायु जाएगी, सामान्य आयतन में वायु जाएगी, प्लस आपका बलपूर्वक भी जाएगा, यानी टीवी प्लस आईआरवी, डन। ये हमारी सबसे पहली क्षमता थी, कौन सी? आईसी। अब आप बोलेंगे सर ये क्षमता तो हमने कौन सी पढ़ ली है? सर ये क्षमता हमने सांस खींचने की पढ़ ली है। अब सांस छोड़ने की भी तो क्षमता है, वायु को छोड़ने की भी तो क्षमता होगी। मैंने कहा यस बिल्कुल होगी। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी? बस वर्ड चेंज कर दे, अंतः श्वसन की जगह क्या करेगा? निश्वसन, निश्वसन क्षमता, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। अब जरा सोच, खुद सोच, दिमाग लगा। मैं तो बता दूंगा, जब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? अंतः श्वसन क्षमता क्या थी? सामान्य सांस खींचो, फिर बलपूर्वक सांस खींच लो, दोनों मिलाकर आईसी। अब ईसी क्या होएगा? खुद सोच। सामान्य सांस छोड़ो, यानी सामान्य आयतन में सांस छोड़ो। भाई टीवी जो था वो क्या था? सामान्य सांस खींचो भी, सामान्य सांस छोड़ो भी।
अब हम सिर्फ छोड़ने की बात कर रहे हैं वायु को, वो भी हमारी टोटल कैपेसिटी बात कर रहे हैं। तो सामान्य वॉल्यूम में हमने वायु छोड़ी, फिर दोनों हो गई क्या, टीवी प्लस, बता क्या लिखूंगा, ईआरवी। ईआरवी क्या था, बलपूर्वक सांस छोड़ना था। डन, क्लियर, मीनिंग समझ में आ गया। अब इसका जरा वैल्यू लिख, 500 ml। ईआरवी कितना था, देख अभी अभी तेरे को बताया है, ईआरवी कितना था, ईआरवी 1000 से 1100, 1000 से 1100 था। ऐड कर बेटा, कितना आ जाएगा, 1500 से 1600 ml। तो ये हमारी ईसी हो गई है। फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब हमारी एनसीईआरटी में ये तो बताया हुआ नहीं है, ये बताया हुआ नहीं है, लेकिन आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं ना। आइए पढ़ लेते हैं, कौन सा हमारा निश्वसन क्षमता, ये पहली थी, ये दूसरी, निश्वसन क्षमता। ठीक, देख क्या लिखा, देख फॉर्मूला वैसे लास्ट में दिख जाएगा, टीवी प्लस ईआरवी। सामान्य अंत्य श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निश्वसित कर सकता है, यानी मैंने सामान्य वायु खींच ली, ठीक है, फिर उसके बाद मैं छोड़ूंगा, मैंने सामान्य वायु खींची, अब इसके बाद क्या करूंगा, छोड़ूंगा ना वायु को, हाँ मैंने सामान्य छोड़ दी और बलपूर्वक छोड़ी, ठीक है। तो वो दोनों मिलाकर कौन कौन सी, एक तो ज्वारीय आयतन, सामान्य सांस, सामान्य वायु को छोड़ना, आयतन को छोड़ना, सामान्य वायु के आयतन को छोड़ना, फिर बलपूर्वक वायु के आयतन को छोड़ना, दोनों को मिला देंगे, ये हमारी सांस छोड़ने की यानी वायु छोड़ने की क्या हो जाएगी, टोटल क्षमता हो जाएगी। बताइए जनाब, आपको ये दोनों समझ में आ गई, कौन सी, एक तो अंत्य श्वसन क्षमता आईसी और एक ईसी। डन, चल अब तीसरी पर आते हैं। तीसरी जो है उसका नाम है एफआरसी, तीसरी जो है उसका नाम है एफआरसी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। अब ये समझ में नहीं आती है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, ठीक है, आ जाओ। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। भाई साहब ये नाम याद रखने सारे के सारे, हाँ ये सारे के सारे नाम आपने याद रखने हैं, भूल ना जाइएगा, ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं। एफआरसी की फुल फॉर्म क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, ठीक है, इसका पूरा याद रखना है दोस्त। ये ठीक है जी, तो पहली हमने पढ़ ली आईसी, दूसरी हमने पढ़ ली ईसी, अब तीसरी है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता एफआरसी। अब ये क्या है, अब ये मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन करने से पहले, समझने से पहले, मतलब मैं दिखाऊंगा आपको, वो देखने से पहले मेरे को बताओ, इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है, अवशिष्ट, रेजिडुअल, ये वर्ड दिख रहा है अवशिष्ट, ये किसी आयतन में आया था, देखिए यहां पर किसी आयतन में आया था, ये 4 प्रकार के आयतन थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें किसी चौथा वाला जो आयतन जो था उसमें कहीं ये वर्ड आया था अवशिष्ट, हाँ अवशिष्ट रेजिडुअल, क्या था बता मेरे को, क्या था ये अवशिष्ट का मतलब, जब हम बलपूर्वक सांस छोड़ते हैं और उसके बाद जो बच जाती है हमारे अंदर, क्या मैंने क्या किया, ये हो गई हमारी क्या, ईआरवी,
और जो अंदर बच गया आरवी। ये हमारी बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद में जो बच जाती है, इन दोनों को मिलाकर जो आयतन जो होता है, क्या बलपूर्वक सांस छोड़ो ईआरवी और जो बच गया आरवी, इन दोनों को मिलाकर हमारी जो कैपेसिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। सिंपल, बलपूर्वक छोड़ दो भाई, अवशिष्ट अगर वर्ड आ गया, अवशिष्ट आयतन से संबंधित होएगा। और अवशिष्ट आयतन क्या होता है? जब आप बलपूर्वक छोड़ते हो जो बच जाता है। तो वो बचेगा कब? ये कब बचेगा? जब आप बलपूर्वक छोड़ोगे ना। जब आप बलपूर्वक छोड़ोगे तभी तो बचेगा ना आपके अंदर। तो बलपूर्वक छोड़ो और उसके बाद जो बच गया हमारे फेफड़ों में, ये दोनों आयतन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एफआरसी। एफआरसी का वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ईआरवी कितना था? 1000 से 1100 थी और आरवी कितनी थी? 1100 से 1200 थी। तो मिनिमम से मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मिनिमम कितना है? 1000, मिनिमम कितना है? 1100। कितना हो जाएगा साहब? 2100। 1000 और 1100 कितना हो गया? 2100। मैक्सिमम कितना है? 1100 और 1200 कितना हो जाएगा? 2300। तो 2100 से 2300 ml, ये वो क्षमता है हमारी जिसमें हमारा क्या बच गया था? वायु फेफड़ों में बच गई। वायु जो है फेफड़ों में बच गई है कब? जब हम बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे। ये हमारी कहलाएगी एफआरसी। फॉर्मूला जरूर याद रखना बेटा, फॉर्मूला जरूर याद रखना। मैं फिर बोल देता हूं, फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। क्योंकि यहां पर प्रश्न अगर नीट में आएगा तो इस फॉर्मूले से जरूर आ सकता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, आइए एफआरसी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्रियाशील सामान्य निश्वसन उपरांत, सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसे निश्वसन सुरक्षित आयतन या अवशिष्ट आयतन कहते हैं। अब पता है आपको क्या, हमारी एनसीईआरटी में बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। अब जरा सोचो, इस वर्ड को पढ़ने के बाद में और इस फॉर्मूले को देखने के बाद में क्या आप बोलेंगे नहीं सर ये जो लिखा हुआ ये तो गलत लिख दिया? फॉर्मूला सही दे रखा है बिल्कुल कि एफ आर सी इज इक्वल्स टू ई आर वी प्लस आर वी। अब जरा सोच, इसको पढ़, क्या तेरे हिसाब से ये लाइन सही लिखी है? क्या यहां पर सामान्य आना चाहिए था? ये बोल रहा है कि सामान्य वायु को छोड़ने के बाद में जो बच जाती है। अरे भैया सामान्य नहीं, बलपूर्वक को छोड़ने के बाद में जो बच जाएगी, उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? निश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन को मिलाकर हम क्या, देखो खुद कैसी बांगड़ू है ना ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है निश्वसन सुरक्षित आयतन यानी ईआरवी और अवशिष्ट आयतन, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है? आपकी एफआरसी कहलाती है। लेकिन ऊपर क्या लिख रहा है? सामान्य निश्वसन। अरे सामान्य नहीं गुरु, बलपूर्वक। यहां पर क्या आएगा? बलपूर्वक आएगा। यहां पर सही कर लेना इसको, बलपूर्वक। ये ब्लंडर मिस्टेक है, याद रखना हमारी एनसीईआरटी की, कि जब हम बलपूर्वक निश्वसन करेंगे, अब देख बलपूर्वक करेंगे तभी तो फॉर्मूले में ईआरवी लिखेंगे ना। अगर सामान्य निश्वसन करते तो यहां पर ईआरवी आता कि टीवी आता? टीवी आता ना, फिर हो गया ना गलत। तो हम यहां पर सामान्य की जगह क्या बोलेंगे? बलपूर्वक निश्वसन के बाद ईआरवी, है ना? बलपूर्वक निश्वसन यानी ईआरवी, उसके बाद जो वायु हमारे फेफड़ों में बच गई यानी आरवी। इन दोनों को मिलाकर जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? एफआरसी। डन, क्लियर? एफआरसी समझ में आ गया? चलें आगे। अब नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है जैव आयतन। गुरु यहां से कई बार नीट में प्रश्न पूछा गया है। कौन सा? जैविक आयतन या जैविक क्षमता या जैव क्षमता। चौथी जो है जैव तल कैपेसिटी वीसी। ठीक है जी।
चलो जी, आइए किसकी बात कर रहे हैं? वीसी की। अब ये समझने के लिए आपको मेरे को देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। क्या ली? सामान्य वायु खींची, सामान्य वायु छोड़ी, क्या लिखूंगा? टीवी। ठीक है। क्या करी? बलपूर्वक सांस खींची, IRV। ठीक है। क्या करी? बलपूर्वक सांस छोड़ी। क्या बच गया? एक आयतन इंक्लूड नहीं किया। कौन सा? जो अंदर फेफड़ों में बच गया, उसको इंक्लूड नहीं किया। बाकी सारे आयतनों को इंक्लूड कर दिया। सामान्य सांस लो, तीनों चीजें आ गई ना। सामान्य सांस लो, सामान्य सांस छोड़ दो, तीनों चीजें आ गई। ये तीनों आयतन मिलाकर हमारी क्या कहलाती है? जैव क्षमता कहलाती है। किसको छोड़कर? जब बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद में जो फेफड़ों में बच जाती है आरवी, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इन तीनों आयतन को इंक्लूड कर देंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी? वीसी कहलाएगी। अब वैल्यू जरा जल्दी से लिख दो। कितनी? 500, 2500 से 3000, 1100 से 1000 से 1100। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम कर दो, कितना हो जाएगा? 500 प्लस 2500 3000 और 1000 कितना हो गया? 4000 हो गया भैया। 2500, 3500, 500 कितना हो गया आपका? 4000 हो गया। हाँ सर। 500, 3 और 1100 कितना हो गया? 3500 और 4500, 4600। ये हमारी क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। यानी एक आयतन को हटा दो बस, बाकी देखो टोटल कितने आयतन थे? 4 थे। 4 में से हमने जो हमारे फेफड़ों में वायु बच जाती है उसको इंक्लूड नहीं किया, बाकी तीनों आयतन को इंक्लूड कर दिया। वो हमारी क्या कहलाती है? जैविक क्षमता कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको हम? जैविक क्षमता कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं एक बार इसको। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा अंतः श्वासित कर सकता है। क्या? बलपूर्वक छोड़ो, ERV, फिर बलपूर्वक खींचने से पहले सामान्य भी तो खींचोगे। आ गई सारी चीजें, आ गई। कौन सी? आपकी बलपूर्वक भी आ गई, बलपूर्वक खींचना, बलपूर्वक छोड़ना और सामान्य सांस खींचना, जिसमें आपका ERV, जिसमें आपका TV, जिसमें आपका IRV, तीनों सम्मिलित होंगे। ठीक है। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निःश्वसन कर सकता है। यानी आपको बलपूर्वक निकालना भी है, बलपूर्वक खींचना भी है, और ये करते समय आप सामान्य आयतन जो है वो भी खींचेंगे, निकालेंगे। यानी कुल मिलाकर आपसे नीट में जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, यहां पर किससे? इससे। ये जो चौथा आयतन था, यहां पर नीट में जो प्रश्न, भाई देखो हम पढ़ किस लिए? नीट के लिए ना। तो नीट ओरिएंटेड प्रश्न क्या आते हैं? नीट ओरिएंटेड प्रश्न जो आएगा वो इस फॉर्मूले से आता है। एक तो याद रखना फॉर्मूला। दूसरा, नीट ओरिएंटेड प्रश्न आएगा यहां पर। अभी तक मैंने आपसे कहा किसी की डेफिनेशन से प्रश्न नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन यहां पर इस डेफिनेशन से 2 डेफिनेशन दी गई है यहां पर वीसी। क्या? बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित। अधिकतम का मतलब, जिसमें अधिकतम का मतलब जिसमें सामान्य भी जाएगी और बलपूर्वक भी जाएगी। सामान्य जाएगी तो टीवी, बलपूर्वक जाएगी तो IRV, और बलपूर्वक छोड़ेंगे ERV। खत्म हो गई बात। या इसकी एक और डेफिनेशन दे रखी है, देख यहां पर लिखा हुआ, अथवा वायु की अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम वायु की मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निःश्वसन करता है। यानी वायु की अधिकतम मात्रा अंतः श्वसन अगर मैं करूंगा, वायु मैक्सिमम अगर खींचूंगा, तो उसमें आपका सामान्य आयतन भी जाएगा, बलपूर्वक भी जाएगा, फिर उसको बलपूर्वक छोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें मिलाकर हमारी क्या कहलाएगी? जैव क्षमता कहलाएगी, वीसी कहलाएगी। डन। फॉर्मूला आपने याद रखना है वीसी का बेटा जी, क्या है?
IRV प्लस ERV प्लस TV। दंडना दंडन। अब जरा सोच, इस आयतन में इस क्षमता में हमने किसको इंक्लूड नहीं किया? दिमाग लगा जरा जल्दी से, किसको इंक्लूड नहीं किया है? RV को ही तो नहीं लिया अपन ने। यहां पर ये जो हमारी VC थी, इसमें अपन ने सारी क्षमताएं ले ली, TV, ERV, IRV, कौन सी नहीं ली? RV नहीं ली, है ना? अब जरा सोच, अगर मैं सारी क्षमताओं को सारे वॉल्यूम्स को, सारे आयतन को इंक्लूड कर दूं, तो क्या वो मेरे फेफड़े की टोटल क्षमता कहलाएगी? आखिरी है पांचवी, फेफड़े की कुल क्षमता। अब नाम से ही पता लग रहा है क्या? फेफड़े की कुल क्षमता। फेफड़े की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी। फेफड़े की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? TLC। अब जरा सोच, यहां पर कुल क्षमता का मतलब यानी जितने भी आयतन हैं, चारों के चारों अगर इंक्लूड कर दूं तो वो मेरे फेफड़े की टोटल क्षमता नहीं कहलाएगी, जिसमें मैं सामान्य वायु खींचूं, जिसमें मैं बलपूर्वक वायु खींचूं, जिसमें मैं बलपूर्वक वायु छोड़ूं, और जो बच जाए मेरे फेफड़ों में, वो सारे आयतन को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा सर? TLC कहलाएगा। खत्म खल्लास, इतनी सी बात। बोलिए जनाब। ये लो, ये हमारी पांचवी थी। अब इसको हम जरा सोचो, एक दूसरे नजरिए से भी लिख सकते हैं क्या? सोच, इमेजिन कर, TV प्लस IRV प्लस ERV क्या कहला रहा था? TV प्लस IRV प्लस ERV क्या कहला रहा था? VC कहला रहा था। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, VC प्लस RV? सोच, दिमाग लगा। अरे बांगड़ू, ये नहीं कहला रहा था, नहीं। TV IRV ERV, TV IRV ERV क्या कहला रहा था? VC। तो इन तीनों को मिलाकर मैंने VC लिख दिया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। डन? क्लियर? मीनिंग समझ में आ गया? याद रखना है आपने। अब इन सारी वैल्यू को अगर मैं रखूं, VC कितना आया था मेरा? 4000 से 4600 आया था। 4000 से 4600 आया। और RV कितना था? याद कर सर, RV था हमारा, RV कितना था दोस्त हमारा? सर RV था हमारा 1100 से 1200 था कि नहीं था? अरे था ना, बस अब लिख दे इसमें। 4000 यानी 5100, है ना? मिनिमम कितना हो गया? 4000 और 1100 कितना हो गया? 5100। मैक्सिमम कितना हो गया? 4600 और 1200। 4600 और 1200 कितना हो गया? 4800। तो इसको हम औसतन बोलते हैं कितना? 6000 ml बोलते हैं, एवरेज। कितना बोलते हैं? सॉरी, 5800 हो गया, 4800 नहीं, 5800 हो गया। 4600 और 200 5800, है ना? तो इसको हम औसतन कितना बोलते हैं कि हमारी टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो लगभग 6000 ml के आसपास होती है। ये था आखिरी, इसको भी पढ़ लेते हैं बेटा फटाफट। फेफड़ों की कुल क्षमता, बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में उपस्थित वायु की कुल मात्रा। यानी आप बलपूर्वक निश्वसन करेंगे, उसके लिए आपको बलपूर्वक खींचना भी पड़ेगा, सामान्य भी जाएगी, और फिर जो हमारे फेफड़ों में बच भी जाएगी। तो इसमें आप RV, ERV, TV और IRV सबको सम्मिलित करते हैं, यानी आप VC प्लस RV भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारी TLC। ये थे हमारी टोटल 5 क्षमताएं और 4 आयतन। ये थी हमारे फेफड़ों की क्षमताएं और आयतन थी, ये था। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारे इस चैप्टर का, वो आता है गैसों का विनिमय। गैसें कैसे विनिमय करती है, ये हम पढ़ेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही पढ़ेंगे, काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट अभी जो आएगा वो आएगा आपका क्विज। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। सामान्य श्वसन में
ज्वारीय आयतन कितना होता है। यानी जब हम सामान्य श्वसन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो ज्वारीय आयतन का कितना मान था। 50 ml, 200 ml, 500 ml, 5000 ml। ज्वारीय आयतन पूछा है, टीवी पूछा है। जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। दूसरा प्रश्न, आईसी क्या होता है। आईसी 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 क्या था, मैं नहीं बता रहा, देखते कितनी कंसंट्रेशन से आपने सुना। आईसी क्या फॉर्मूला था आईसी का। टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। क्या था आईसी का फॉर्मूला, क्या था। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा, पहला प्रश्न था ज्वारीय आयतन कितना था। इतनी बार बोल दिया यार, ज्वारीय आयतन यानी सामान्य आयतन में जो गैस जा रही थी, कितना, 500 ml। दूसरा, आईसी क्या था, अंतः श्वसन क्षमता थी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी थी, है ना। सामान्य सांस लेना और फिर बलपूर्वक सांस लेना, सामान्य सांस लेना और फिर बलपूर्वक सांस लेना। टीवी प्लस आईआर, खत्म, इतनी सी बात। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे यहां पर किस चीज की, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। ठीक है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।